हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों। लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, स्वागत है आपका। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेनली जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, ख़ास करके एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इससे बनने वाले दो पॉलीमर HDPE एंड LDPE, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट जो आपके नई महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर ऐड किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रहते हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, इसके दो टाइप है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। होपफुली यू रिमेंबर, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक और नया टाइप दिया हुआ है, दैट इज़ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, जो हालांकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही पार्ट माना जा सकता है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, सेम मोनोमर या डिफरेंट अलग अलग मोनोमर भी हो सकते हैं। कोपॉलीमराइजेशन में वो सारे डबल बॉन्ड को तोड़ो और सिंगल सिंगल जोड़ो, उस तरह से एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और लार्जर पॉलीमर बनाते हैं। अब ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर मेनली तीन पॉसिबिलिटी है कि या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़े, या तो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना के आगे बढ़े, या तो अनायनिक मतलब अनायन कार्बो अनायन इंटरमीडिएट बन के आगे बढ़े। हालांकि इसमें जो फ्री रेडिकल होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, तो जितने भी हमने पढ़े उसमें मेजॉरिटी सब में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर मेन तो तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन की शुरुआत होती है, मतलब इनिशिएशन होता है। एक बार इनिशिएशन हो गया, फिर उसके बाद में वो चेन जुड़ते जाता है, मतलब जो मोनोमर्स रहेंगे उसके अंदर जुड़ने का सिलसिला चलते रहता है। इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। और जब चेन पूरी तरह से इनफ लेंथ का बन जाता है, उसके बाद में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेशन। तो अभी चेन इनिशिएशन जो है वो कैसे होता है देखते हैं। चेन इनिशिएशन के लिए आपको सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होता है कोई भी कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पर आमतौर पे पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड एक्सेट्रा। सो इस तरह के जो पेरोक्साइड रहते हैं ये सबसे पहले ब्रेक होता है। तो जब ये ब्रेक होएंगे तो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, जैसे यहाँ पर हमने लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ बेंजोइल। जैसे बेंजोइक एसिड कैसे लिखते हो आप, C6H5COOH, राइट। तो C6H5COO ये हो गया आपका बेंजोइल। ओके, तो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आया, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से साइड हो जाएगा। ओके, CO2 साइड हो जाएगा और आपको मिला है फिनाइल रेडिकल। फिनाइल रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, इसको एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, इथीन जो मॉलिक्यूल रहेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। और जब ये इथीन के ऊपर अटैक करेगा तो इससे इस तरह से इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल जुड़ गया, मतलब आ गया। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल जो रहेगा ये एक्टिव है, तो ये किसी और के ऊपर अटैक करेगा, है कि नहीं। तो ये दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, जैसे देखो ये वाला हमने जो अभी भी बनाया है आपका फिनाइल इथीन से जुड़ गया था, अब ये एक्टिव है, तो ये दूसरे वाले इथीन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो दूसरे इथीन से अटैक कर रहा है तो वो भी इसके साथ जुड़ गया, तो इस तरह से एक्टिव बन गया। तो ये जुड़ते ही जाएगा। ऐसे और कई सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के जो यूनिट रहेंगे इनके ऊपर इनका हल्ला चलते ही रहेगा और ये जुड़ते ही जाएगा, और इस तरह से आपको n नंबर ऑफ जो है इथीन मॉलिक्यूल इसमें जुड़ के एक लंबा चेन मिलेगा। तो ये जो सेकंड स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, चेन प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं इसको, चेन प्रोपोगेशन। अभी चेन प्रोपोगेट होते जा रहा है, अभी समय आएगा चेन टर्मिनेशन का। तो चेन टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, तो इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी है, बराबर। तो जैसे कि एक कॉमन पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉलीमरिक चेन मेरे पास बनी हुई है, वैसे दूसरी पॉलीमरिक चेन भी बनी हुई है, तो ये लोग आपस में ही जुड़ गए, है ना, ये दोनों आपस में ही जुड़ गए और एक लंबा पॉलीमरिक चेन बन गया। तो ये चेन टर्मिनेशन की एक संभावना है, बराबर है। अभी दूसरी इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए मेरे पास में ये C6H5CH2 n नंबर ऑफ टाइम, और ये इस तरह से मेरे पास रेडिकल बना हुआ है। ठीक है, और अब मेरे पास में कोई और भी क्या बोलते हैं कि हमारे पास में एक और कोई चेन था, तो उसमें क्या होएगा कि C6H5CH2 मान लीजिए कोई एक एक्टिव चेन चल रही है। ठीक है, ये भी एक एक्टिव चेन चल रही है और ये भी एक एक्टिव चेन है। तो इस एक्टिव चेन ने क्या करा, दूसरे चेन के एक हाइड्रोजन को ही वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसने लुल कर दिया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया और जो हाइड्रोजन लुल हुआ यहाँ जुड़ गया। तो ये वाली चेन तो टर्मिनेट हो गई अभी, है ना, इसको हाइड्रोजन चाहिए तो मिल गया। उसने क्या किया, दूसरी चेन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया,
ठीक है। इससे उसकी खुद की चेन तो संतुष्ट हो गई, लेकिन ये चेन के अंदर देखो दो दो रेडिकल बन गए। तो अभी ये वाली जो चेन है वो किसी और चेन से भी तो जुड़ सकती है, मतलब यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो ऐसे इसके अंदर ब्रांचिंग भी क्रिएट हो जाएगी। आप समझे, ये वाला देखो ये पूरा अनब्रांच्ड बना, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो चेन थी वो दूसरे मॉलिक्यूल के एच को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एच को एक्सट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एक सेकंड, इसको ऐसा हम देखते हैं। ये हमारे पास में था C6H5CH2 ये रेडिकल था, मान लीजिए, बराबर है, या n नंबर ऑफ टाइम भी आप गिन सकते हो। अभी इसने यहाँ के H को तो ले लिया, तो ये हो गया CH3, और इसका CH चला गया, H चला गया, और इसके पास भी रेडिकल, इसके पास भी रेडिकल, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये अल्कीन बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट होना। माने ये वाला जो है इसने एक H की कमी थी तो उसने एक H ले लिया और इसका एक H चला गया, मतलब जिसके पास में H आया वो रिड्यूस हो गया, जिसके पास में H चला गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये इस तरह का डिसप्रपोर्शनेट भी ये कर सकता है, समझ गए। तो चेन को टर्मिनेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जो मोस्ट कॉमन तरीका जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है, मतलब दो चेन का आपस में जुड़ जाना। फिर दूसरा क्या तरीका मैंने बताया कि किसी और चेन में से H को एब्स्ट्रैक्ट करना, बराबर है। और तीसरे तरीके में भी H को हमने एब्स्ट्रैक्ट किया, लेकिन सामने वाला फिर अल्कीन बन गया इंस्टेड ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं चेन टर्मिनेशन के, और सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर कुछ मतलब आपने जो कंडीशन दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ये लोग मतलब टर्मिनेट हो पा रहे। और इसमें एक और तरीका ये भी आता है कि आपने कोई टर्मिनेटर इसके अंदर डाला, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड डालिए जो खुद एक फ्री रेडिकल है, वही उसके अंदर डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने क्लोरीन फ्री रेडिकल उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए। ओके, क्या इंट्रोड्यूस किए मैंने, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल हो सकता है कि ये टर्मिनल वाले को जुड़ गया, तो हो गया ना, ये चेन भी टर्मिनेट हो गया। तो चेन टर्मिनेशन के ये 3 प्रकार है। पहला क्या मैंने बताया, दो चेन को आपस में जोड़ देना। दूसरा मैंने क्या बताया कि सामने वाली चेन में से H को एब्स्ट्रैक्ट करना, उसमें भी 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन नटशेल आप बोल सकते हो कि H को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये एक तरीका हो गया। और तीसरा तरीका क्या होगा कि आप टर्मिनेटर के तौर पे उसके अंदर कोई और फ्री रेडिकल्स इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल हो गया, एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। ओके, 3 स्टेप का मैकेनिज्म था, फिर से एक बार बोल देता हूँ। पहला था इसमें चेन इनिशिएशन, दूसरा था चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो 3 स्टेप के अंदर इसका चेन आगे बढ़ता है। ऑलराइट, अभी बात करते हैं हम लोग HDPE और LDPE के बारे में, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चित्र से ही, यहाँ पर जो पिक्चर है उसी से हम लोग समझ जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली लो डेंसिटी पॉलीइथीन मीन्स एंड व्हाट एग्जैक्टली हाई डेंसिटी पॉलीइथीन मीन्स। अभी आप हाई डेंसिटी वाले में देख रहे हो कि यहाँ पर जो पॉलीमरिक चेन है वो पूरी कंटिन्यूस बनी है, बहुत ना के बराबर। इसके अंदर आपको शायद एक आधा कार्बन की ब्रांच दिखाई दे रही है, बाकी ये वाले में भी आप देखेंगे तो पूरी चेन कॉमन है, एक आधी ब्रांच है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा जो ये आपकी चेन है वो कंटिन्यूस चेन है, ऑलमोस्ट विदाउट एनी ब्रांचेस। ओके, तो जब ये पॉलीमरिक चेन को आप एक साथ में रखोगे, बराबर है, तो सारे एक साथ है ना, मतलब एक क्लब में इजीली रह सकते हैं, बराबर है। ये समथिंग, मैं एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ। जो स्ट्रेटन किए हुए जो हेयर रहता है ना, हेयर स्ट्रेटनिंग जब कराते हैं तो सारे हेयर जो एकदम स्ट्रेट कंटिन्यूस चेन में है तो वो सारे एक साथ रहते हैं, तो आप समझ गए ना, वो सारे एक घने दिखने लगते हैं, मतलब एक साथ दिखने लगते हैं, बराबर है। जबकि ये LDPE को आप देख रहे हो तो इसकी चेन देखिए आप, ये चेन है, अब इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस लगी हुई है। जब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस रहेगी तो इसके बीच में क्या रह जाएगा, बहुत स्पेस बच जाएगा, मतलब वो सारी चेन एक साथ में क्लब नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर कैसे ये एकजुट हो चुके हैं, जबकि इसके अंदर बीच में कई सारी एम्प्टी स्पेसेस रह जाएगी, क्योंकि ब्रांचेस बहुत है इसके अंदर, समझ गए ना। ये समथिंग लाइक ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी पेड़ से काटी हुई लकड़ियाँ है, तो उसकी जो भी स्मॉल ब्रांचेस रहती है, जो छोटी छोटी टहनी रहेगी, उसको आप अगर कट कर दोगे तो आप बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ इजीली रख पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें बहुत सारी ब्रांचेस अभी भी आपने उसको कट नहीं किया है, तो वो आप समझ गए ना, उतनी ही लकड़ियाँ रहेगी, लेकिन फिर भी वो उसका एक बड़ा स्टैक बन जाएगा, मतलब समझ गए ना, क्योंकि उसके अंदर बीच में खाली जगह बच जाएगी। तो खाली जगह जब बच जाएगी तो उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो कम हो गई ना, समझ गए ना। इसीलिए ये हो गया लो डेंसिटी और ये हो गया हाई डेंसिटी।
है ना, आसान समझना है। ये भी पॉलीइथीन, ये भी पॉलीइथीन है, लेकिन ब्रांचेस के कारण इसमें खाली जगह बच जाती है जिसके लिए उसकी डेंसिटी कम है, तो इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथीन। और जबकि इसके अंदर ऐसी जगहें कम हैं, बराबर, इसमें स्पेसिस कम बची है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, तो नटशेल में समझ में आ गया ना हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी क्या है। तो चलिए देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथीन आपने कई जगहों पर देखा होगा। इस तरह से आप कोई भी कंप्यूटर या समझो कुछ भी खरीदा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, या अपना रिमोट, जब आपने नया नया टीवी खरीदा तो रिमोट के कवर में इस तरह के प्लास्टिक रहते हैं, देखे होंगे आपने। तो इसके ऊपर क्या लिखा रहता है, LDPE लिखा रहता है, और उसमें ये 4 नंबर का प्लास्टिक है ये। होपफुली यू नो कि प्लास्टिक के 7 प्रकार होते हैं, नहीं पता है तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। और इस तरह की ये जो स्क्वीज़ बॉटल्स है, स्क्वीज़ बॉटल आपने लेबोरेटरी में, खास हम लोग जो केमिस्ट्री लैब में हम लोग यूज़ करते हैं, बायोलॉजी लैब में भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह की वॉश बॉटल हम लोग कहते हैं ना इसको। तो इस तरह का देखो, आप प्लास्टिक को देख के आपको समझ में आ जाएगा, एकदम नरम नरम सा प्लास्टिक रहता है। ये आपका ग्लूकोज बॉटल जो चढ़ाते हैं ना इसमें, लैब में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, डॉक्टर के पास में जो ग्लूकोज बॉटल चढ़ाते हैं ना, तो वो भी तो इसी तरह का बना हुआ रहता है। तो वो किससे बना हुआ है, LDPE से बना हुआ है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये तो आपको पता ही है, लॉक वाली जो पॉलीथीन आती है, बराबर है, तो उसको आप क्या कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जबकि आगे बढ़ने से पहले, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो रहता है ये कैसे कराया जाएगा, तो अंडर हाई प्रेशर कराना होता है। तो हाई प्रेशर रहेगा ना, तो क्या होता है कि एक जो अपना चेन टर्मिनेशन वाली जो स्टेप है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल जो रहेगा ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल को कहीं भी अंधाधुंध कहीं भी टकराएगा। मतलब बिकॉज देयर इज़ वेरी हाई प्रेशर, सो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग हियर एंड देयर वेरी रैपिडली, सो इन दैट रैपिड मूवमेंट दे विल स्ट्राइक एनीवेयर। एंड आप जानते हो कि अगर वो स्ट्राइक कहीं पर भी करेगा तो ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो एच एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कहीं से भी चेन के इन बिटवीन भी एच एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। जबकि लो प्रेशर रहेगा तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो दो जो लंबे जो चेन रहेंगे वो आपस में एंड टू एंड जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हाई प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर भी 350 to 570 केल्विन हाई टेम्परेचर भी है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन पेरोक्साइड एज एन इनिशिएटर। सो यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर हमने पेरोक्साइड लिया हुआ है, या तो आप ऑक्सीजन खुद को ही, क्योंकि ऑक्सीजन भी जब ब्रेक होएगा तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनना ही है उसका भी, तो डाईऑक्सीजन को भी आप एज एन इनिशिएटर या कैटलिस्ट ले सकते हो। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन एंड एच एटम एक्सट्रैक्शन हैज़ अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। मतलब एच एटम की एब्स्ट्रैक्शन होना यही रिस्पॉन्सिबल है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट, चारों पॉइंट एकदम दिमाग में बैठ गए। पहला पॉइंट हाई प्रेशर रखना है, दूसरा पॉइंट हाई टेम्परेचर भी रखना है, कैटलिस्ट हमें ऑक्सीजन लेना है, और चौथा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन किसी भी पर्टिकुलर कार्बन से हो जाती है, और इसी के कारण यहाँ पर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा रहेगी तो वो लो डेंसिटी बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अभी यहाँ पर एक डू यू नो पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और वही है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है वो कहीं भी चेन के बीच में से एब्स्ट्रैक्ट होता है। इन दी हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन process involved in the formation of LDPE, the terminal carbon radical abstract H atom from an internal carbon atom। देखो, मैं यही तो आपसे कह रहा था कि इंटरनल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को उठा लेता है, बराबर। अगर एंड टू एंड चेन टर्मिनेट हो जाएगा तो ब्रांचिंग की संभावना ही नहीं है, लेकिन अगर चेन के बीच में से कहीं से अगर हमने एच को उड़ा लिया तो डेफिनेटली इससे क्या होएगा कि दूसरी कोई, अगर मान लीजिए आर जो है आपका ऑन गोइंग कोई चेन है, तो ये चेन जो है वो यहीं पर जुड़ गया और टर्मिनेट हुआ, तो इससे क्या हुई, यहाँ पर ब्रांचिंग क्रिएट हुई। तो इंटरनल कार्बन एटम से एच का एब्स्ट्रैक्ट कराना यही मेन रिस्पॉन्सिबल है ब्रांचिंग के लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये ध्यान में रख लीजिए। लो डेंसिटी पॉलीइथीन की हमने बात करी। लो डेंसिटी पॉलीइथीन इज अ केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल। टफ बट फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो टफ है। आप प्लास्टिक लीजिए, 2 हाथ से पकड़े, और तीसरे व्यक्ति को बोलिए कि आप हाथ से इसको ब्रेक करिए। वो कराटे वाले कैसे ईंट को तोड़ते हैं ना, वैसे आप इसको तोड़ के बताइए, टूटेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं टूटेगा। तो इसको मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये टफ़ है, बराबर है। हालांकि इसको आप स्ट्रेच करोगे, ऐसा तो स्ट्रेच होता है, तो इसके लिए वो फ्लेक्सिबल भी है। इनर्ट है क्योंकि वो केमिकल से ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है बुक में। यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि फ्लेक्सिबल पाइप जो रहता है ये भी लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनेगा, ठीक है। जो हाई डेंसिटी वाला रहता है ना वो थोड़ा सा वो प्लास्टिक इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब वो इजीली ब्रेक होने वाला रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है, ठीक है, इतना लचीला नहीं रहेगा, बराबर है। तो अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, तो इसके भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। हाई डेंसिटी पॉलीथीन नंबर 2 का प्लास्टिक है, पहले तो ये नोट कर लीजिए। और इन बॉटल्स को देखिए, इन बॉटल को देख के आपको समझेगा, ये हार्पिक वगैरह की जो बॉटल है, या आपके घर पे ऑयल वगैरह के जो डब्बे आते हैं, है ना, ऑयल वगैरह के जो नहीं आते 5 लीटर 10 लीटर का ऑयल का डब्बा आपने लिया रहेगा, तो इस तरह के जो प्लास्टिक रहता है वो क्या रहता है, HDPE है, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इतने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक नहीं होते, आप देखिए ये सारे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक नहीं होते, जबकि पैट बॉटल जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है। पैट बॉटल ये क्या है सर, क्यों याद नहीं है, पिछली क्लास में तो बताया था मैंने, पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट। ये अगर आपको याद हो स्मार्ट बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नंबर 1 वाले प्लास्टिक है। नंबर 1 मतलब रिसाइकलेबिलिटी के हिसाब से नंबर 1, बाकी प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है भाई, समझ गए ना। तो HDPE कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, और LDPE कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। सर ये नंबर हमको याद करने हैं, यस आपको ये नंबर याद करने हैं। क्यों सर, क्यों, क्योंकि आपका जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, उस चैप्टर के अंदर ये सातों प्लास्टिक के बारे में डिटेल्स दी हुई है, तो आप अभी से याद कर लीजिए, एटलीस्ट 3 तो आपके याद हो गए, है ना। पहला नंबर कौन सा था, पैट था, दूसरा नंबर कौन सा, HDPE, और चौथा नंबर पे कौन है, LDPE, ठीक है। ऑलराइट, अभी हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाते हैं उसके बारे में कुछ बताया है। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, मैनी टाइम्स इट इज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, CETO JEO नीट, उसमें कई बार ही आया हुआ है। क्या है कैटलिस्ट का नाम, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्या नाम है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। फिर से बोलो क्या नाम है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, बराबर है। अभी जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है, TiCl4 है, टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। टाइटेनियम यहाँ पर +4 के अंदर है और 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके साथ में क्या रहता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम जो कि C2H5 थ्राइस, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और TiCl4 की जोड़ी, ये कहलाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, या आप TiCl4 अकेले को भी जिगलर नाटा बोल सकते हो, ठीक है। तो विच इज़ अ कैटलिस्ट यूज्ड इन LDPE, क्या जिगलर नाटा, LDPE पूछा, LDPE में डाइऑक्सीजन या तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट होता है, और HDPE में जिगलर नाटा, समझ में आ गया बेटा, बराबर है। तो ये हो गया जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4 एंड ट्राईथाइल एल्यूमिनियम। टेम्परेचर की कंडीशन देखो यहाँ पर कंपैरेटिवली लोअर है, 333 टू 343 केल्विन, जबकि आपने देखा था कि LDPE के अंदर यही टेम्परेचर 353 केल्विन के आसपास था, ठीक है। और 6 to 7 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि वहाँ पर था 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका HDPE, और इसके पहले जो आपने देखा वो क्या था, LDPE, ओके। तो HDPE के बाद में इसमें भी क्या क्या आपने को दिया, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। तो पहला तो ये हाई डेंसिटी होता है, बराबर है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जबकि LDPE में ब्रांच्ड होता है। देखो आपको ये डिस्टिंग्विश भी बड़ी आसानी से लिखने के लिए आना चाहिए। HDPE इज क्रिस्टलाइन विद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 114 to 150 डिग्री सेल्सियस, स्टीफर देन LDPE, ऑफकोर्स ये ज़्यादा टफ होता है, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अभी आप समझो कि वो ऑयल का जो डब्बा रहेगा या हार्पिक की बोतल रहेगी, उसको 2 हाथ से खींचोगे तो थोड़ी ना वो ऐसा स्ट्रेच होने वाला है, जबकि आपके जो LDPE की जो प्लास्टिक होती है वो तो स्ट्रेच हो जाती है ना। तो इसके लिए आप इसको कह सकते हो क्या, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बराबर है। इट इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ एंड हार्डर, मतलब LDPE के मुकाबले ज़्यादा टफ और हार्ड है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल एंड पाइप्स। तो ये आपको यूजेस से भी समझ में आ जाएगा कि HDPE क्या होता है और LDPE क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो HDPE LDPE ये सब अपना पढ़ा के हो गया, तो NCERT पॉइंट ऑफ व्यू भी सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपकी नई गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हुए मैं यहाँ पर वो भी कवर कर लेता हूँ। बुना एस इज़ एन इलास्टोमर विच इज़ अ को पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो नई बात जो अपने को यहाँ पर दी हुई है वो ये है कि द को पॉलीमर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 पार्ट्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 25 पार्ट्स ऑफ स्टाइरीन, बराबर है, सब्जेक्टेड
to addition polymerization by action of sodium. It is vulcanized with sulfur. और ये जो पॉलीमराइजेशन हम करा रहे हैं दिस विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल. ओके, तो सोडियम मेटल के प्रेजेंस में कराया जाएगा. और इसके बाद में जो बुना एस बना है अगर उसको आप और टफन करना चाहते हैं तो इसका भी आप वल्कनाइजेशन करा सकते हैं. जैसे हमने नेचुरल रबर को वल्कनाइज किया था वैसे ही बुना एस को भी वल्कनाइज किया जा सकता है. ठीक है. Buna S is superior to the natural rubber with the regard to its mechanical strength and has a abrasion resistance. abrasion मतलब जैसे टायर वगैरह जो रहेगा तो वो कंटिन्यूसली रोड पे चलते हैं तो रोड के साथ में घिसते हैं ना, तो वो जो घिस जाते हैं उसको बोलते हैं अब्रेशन. तो इसका अब्रेशन जो है वो भी कम से कम होता है. हैंस इट इज़ यूज इन द टायर इंडस्ट्री. तो आपको ये पूछे कि टायर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला कॉमन रबर कौन सा है, तो आपको क्या बताना होगा, बुना एस. क्या बताओगे बुना एस. ओके. अभी बुना इसकी ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में दी हुई वो थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर 75:25 लिया हुआ है. मतलब 75% ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 25% ऑफ यहाँ पर क्या लिया है हमने, तो 3:1 में अगर रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी तो हमारा 3:1 में ही बनेगा. तो यहाँ पर अब देखो ये ब्यूटाडाइन से बना है. एक सेकेंड. हाँ, तो ये देखो ये वाला अपना ब्यूटाडाइन है, ये वाला भी अपना ब्यूटाडाइन है, ये यहाँ पर स्टायरीन आ गया और ये वापस यहाँ पर ब्यूटाडाइन है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है. ऑलराइट, तो 3:1 में अगर आप लोगे तो आपका प्रोडक्ट भी 3:1 में बनेगा. ठीक है. तो ये बुना है आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया है. एनसीईआरटी में दोनों 1:1 में लिया हुआ है. तो कोई भी पॉलीमर है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको ये 3:1 में नहीं लेना चाहिए, 1:1 में ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता. जैसा आपको रबर की क्वालिटी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. ठीक है. अगला दिया हुआ है नियोप्रीन. तो नियोप्रीन आप जानते हो कि क्लोरो ब्यूटाडाइन हमने लिया था. सो यहाँ पर भी वही है लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर दी हुई, तो लेट्स क्विकली टेक दैट ऑल्सो. नियोप्रीन इज़ अ सिंथेटिक रबर एंड अ कंडेंसेशन पॉलीमर. ऑलराइट, कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, क्लोरोप्रीन का है. नियोप्रीन रबर एक्चुअली एडिशन पॉलीमर है. ठीक है. कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पर कहना थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है इसको, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर आप तभी कह सकते हो अगर आपने उसको सल्फ़र वगैरह के साथ में उसको रिएक्ट कराया उसके बाद में, ठीक है. बट अदरवाइज नियोप्रीन इज़ अ एडिशन पॉलीमर. सो ये थोड़ा सा यहाँ पर एम्बिग्यूअस लिखा हुआ है क्योंकि एक अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो कंडेंसेशन कैसे हो गया है ना. कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो वो होता है कि जो आपके दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक कुछ वहाँ से एलिमिनेट होगा. ठीक है. तो इसके लिए क्लोरोप्रीन एज पर द NCERT ऑल्सो इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर. तो एडिशन ही होना चाहिए था. यहाँ पर कंडेंसेशन क्यों लिखा है, शायद प्रिंटिंग एरर है या क्या है, दैट इज़ एम्बिग्यूअस हियर. ओके. सो ये ऐसा कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए था. देन क्लोरोप्रीन पोलीमराइजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है. जैसे आपने पहले भी देखा है LDPE बनाने के लिए आपने ऑक्सीजन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था. सो क्लोरोप्रीन में भी आप ऑक्सीजन एज अ यूज़ कर रहे हो कैटलिस्ट. एंड वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये थोड़ा यहाँ पर अलग आप नया चीज़ यहाँ पर देख रहे हो. इसके पहले आपने दो वल्कनाइजेशन देख लिए. एक वल्कनाइजेशन आपने किसका देखा था, नेचुरल रबर का जिसमें आपने सल्फ़र डाला था. वैसा ही सेम वल्कनाइजेशन आपने बुना एस का भी देखा, वो भी आप सल्फ़र डाल के कर सकते हो. यहाँ पर नियोप्रीन की जो वल्कनाइजेशन है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से दी हुई है और यही यहाँ पर नया है. ये कंडेंसेशन भी नया है लेकिन ये गलत है. ठीक है. तो इसको मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं मानता हूँ. फिर नियोप्रीन के यूजेस दिए हुए हैं. तो इट इज़ अ पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लाइट एज वेल एज हीट, एंड हेंस नियोप्रीन इज़ यूज फॉर मेकिंग हॉस पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलिन्स. हॉस पाइप मतलब ये जो आपके गैस वगैरह की जो पाइप होती है ना वो वाली. ओके. फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलिन एंड मेकिंग गैसकेट्स. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर केबल, जैकेट, बेल्ट्स, फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वेयर बेल्ट्स. बराबर है. तो कन्वेयर बेल्ट वगैरह रहता है ये सब भी नियोप्रीन से बनाए जाते हैं. ऑलराइट. सो अभी यहाँ पर नियोप्रीन की एक सिंपल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ये हमने ऑलरेडी देख ली है. ये 2,3 मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन और सेकंड के ऊपर क्लोरो का जुड़ा होना. अच्छा, वो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. बराबर. और यहाँ पर एंड टाइम हमने कर दिया. तो ये पॉलीमराइजेशन हम पहले भी देख चुके हैं. अभी इसमें नया क्या है, इसमें नया वाला पार्ट ये है. ठीक है. इसमें वल्कनाइजेशन के लिए इन्होंने देखो यहाँ पर MgO को डाल दिया है. तो MgO जब इसके अंदर डाला तो ये एक पूरी क्लोरोप्रीन की एक चेन है और नीचे भी आप क्लोरोप्रीन की एक चेन देख रहे हो. ये दोनों क्लोरोप्रीन की जो चेन है ये ऑक्सीजन के जो Mg है ये MgCl और Cl को लेके निकल जाएगा. ठीक है. तो ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा, ये क्लोरीन चला जाएगा,
और कौन लेके गया, उसको Mg लेके चला गया, तो MgCl2 साइड में हो जाएगा और दोनों चेन आपस में ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर जुड़ी वैसे इस तरफ भी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वल्कनाइजेशन हुआ, क्रॉस लिंकिंग हुई, लेकिन ये क्रॉस लिंकिंग हमने किसकी मदद से की, MgO की मदद से की, ठीक है। जबकि इसके पहले वाले जो वल्कनाइजेशन हमने किए थे वो सल्फ़र की मदद से किए हुए थे। सो ये है वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, और ये टॉपिक इसमें नया है। ऑलराइट, तो एक बात है, अभी अगला इसमें देखते हैं हम लोग। बहुत ही ये नियोप्रीन वगैरह मैंने बता दिया। अभी खास एक यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो है नायलॉन की एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो रहती है, उसका लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि नायलॉन बनाने के लिए ख़ास करके मैं अगर नायलॉन 66 की बात करूँ तो क्या क्या चाहिए, सोचिए एक बार, याद कीजिए। सही पकड़े, क्या चाहिए आपको, एडिपिक एसिड चाहिए, मतलब डाइओइक एसिड चाहिए, और एक आपको चाहिए हेक्सामिथिलिन डायामाइन, बराबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नायलॉन 610 बना रहे हैं, ठीक है। तो नायलॉन 610 में क्या रहेगा ना कि आपका 6 कार्बन का अमाइन है, बराबर है, 1,6 डायामाइन हेक्सेन, दैट इज़ नथिंग बट हेक्सामिथिलिन डायामाइन, वही लिया है। लेकिन एसिड में हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, 6 कार्बन की एसिड की जगह 10 कार्बन की एसिड लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 6 कार्बन की भी ले सकते हो। तो ऑब्जर्व कीजिए, बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है यहाँ पर। अभी हेक्सामिथिलिन डायामाइन और जो डायोइक एसिड होते हैं ये आपस में मिसिबल नहीं होते, ठीक है, दोनों मिक्स नहीं होते। तो इसके ना एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती है, और जहाँ पर दो लेयर आपस में जुड़ते हैं, मतलब देखो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है तो डेफिनेटली दो लेयर आपस में टच तो है ही ना, तो जहाँ पर टच होते हैं ना दोनों लेयर, वहीं पर उनकी रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, एसिड प्लस अमाइन अमाइड, ये रिएक्शन उनके उस इंटरफेस में होती है। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस पे जो भी अमाइन जब वो लोग रिएक्ट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, और यही पॉलीअमाइड को हम लोग खींच लेंगे बाहर तो नई लेयर उसके कांटेक्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस में हम नायलॉन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इसमें ये हम लोग इसके अंदर हेक्सामिथिलिन डायामाइन डाल रहे हैं, नीचे वाली जो लेयर है वो एसिड की है, ऊपर वाली लेयर है वो अमाइन की है। अभी दोनों लेयर के बीच का जो लेयर है ना, दोनों लेयर के बीच का जो इंटरफेस है, कांटेक्ट फेज है, वहाँ पर देखो नायलॉन बनी हुई है, और ये हमने उसको खींच के बाहर निकाला। तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो जो नई वाली जो हेक्सामिथिलिन डायामाइन जो रहेगा, नया हेक्सामिथिलिन डायामाइन नीचे वाले लेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब धीरे 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 उसको आप ऐसे इस तरह से देखो, ये पूरा कैसे इसको ग्लास रॉड के अराउंड वाइंड करके पूरा नायलॉन उसमें से हम बाहर खींच रहे हैं ना। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक ऊपर वाली लेयर पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, या नीचे वाली, ऑफ कोर्स आइदर ऑफ दैट, कोई भी एक लेयर ख़त्म हो जाएगी तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, है ना मज़ेदार। तो ये है नायलॉन की मेकिंग प्रोसेस। सो नायलॉन जो है ये पॉलीअमाइड फाइबर हमने दोनों लेयर को मिक्स करके बनाया। मिक्स मतलब एक के ऊपर एक था लेकिन फिर भी बन गया। देखो अभी एक लेयर ख़त्म हो गई तो नायलॉन का बनना भी स्टॉप हो गया। ऑलराइट, चलिए होपफुली आपको मज़ा आया ये देख के। नायलॉन 6, ये था नायलॉन 610। ऑलराइट, अब वैसा ही हम लोग एक और प्रोसेस देखते हैं, क्यूप्रा अमोनियम वाली जो प्रोसेस, रेयॉन की जो प्रोसेस की हमने बात करी थी, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी ये रेयॉन बनाने की यहाँ पर प्रोसेस है। तो रेयॉन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास में कॉटन है। कॉटन मतलब क्या है कि ये सेलुलोज होता है, लेकिन ये सेलुलोज थोड़ा सा रफ़, उसकी फिनिश जो रहती है थोड़ी रफ़ रहती है। कॉटन के कपड़े भी आपने देखे रहेंगे कि शुरू में जब आप उसको खरीदते हो तो काफ़ी वो कड़क और ऐसे थोड़े से रफ़ फिनिश वाले रहते हैं, लेकिन जो सिल्क रहता है वो कैसा रहता है, ऑब्वियसली सिल्की रहता है बराबर है, तो एकदम स्मूथ रहता है, बराबर। तो उसकी स्मूथ टेक्स्चर कैसे आती है, तो इस सेल्यूलोज को जो रहता है, ग्लूकोज क्या है, सॉरी जो रुई है, जो कॉटन है वो क्या है, वो सेल्यूलोज है, ठीक है ना। तो इस सेल्यूलोज को है ना हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करके वापस से उसको सेलुलोज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेलुलोज को एक सोल्यूशन के साथ में ट्रीट किया जाता है, बराबर है, और उस सोल्यूशन में से वापस से सेलुलोज बाहर निकाला जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने कॉटन लिया हुआ है, और कॉटन के साथ में जो दूसरा वाला जो ये है उसके अंदर हमने लिया हुआ है क्यूप्रा अमोनियम, बराबर है। क्यूप्रा अमोनियम मतलब क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट को अमोनिया के साथ में ट्रीट किया हुआ रहता है, बराबर। ये उसका बेसिक सोल्यूशन है। इसके अंदर हमने कॉटन को डाला तो देखो कॉटन पूरी तरह से डिज़ोल्व होते जा रही है उसके अंदर, ठीक है। तो पूरा जो आपका सेलुलोज है वो डिज़ोल्व हो गया, और जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो एकदम विस्कस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, पूरा, क्योंकि उसके अंदर कॉटन डिज़ोल्व है, ठीक है, रिएक्ट नहीं किया हुआ है, डिज़ोल्व किया हुआ है उसको, बराबर। अब डिज़ोल्व कॉपर वाला जो ये सोल्यूशन है
इसको हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की हमने एक सोल्यूशन ली है, इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग उसको डाल रहे हैं, बराबर। तो सिरिंज की हेल्प से डाल रहे हैं। तो देखो आप अभी देख सकते हैं कि उस सिरिंज में से वो जो हमारा क्यूप्रा अमोनियम वाला जो सेलुलोज है वो बाहर आ रहा है। तो क्यूप्रा अमोनियम सेलुलोज ब्लू कलर का था, डार्क ब्लू कलर, और जैसे ही वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इस कॉपर को उसमें से अलग कर देता है। मतलब उसमें से कॉपर सल्फेट बन के जो था ना वो पूरा बाहर आ जाएगा। कॉपर सल्फेट और अमोनिया जो है उसमें से बाहर आ जाएगा और वापस से आपकी जो सेलुलोज थी वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। तो आप देखो इसके अंदर से हमने जो पूरा क्यूप्रा अमोनियम वाला जो सोल्यूशन था वो इसमें डाल दिया, पड़े रहने दिया। तो धीरे धीरे उसमें से एक्सट्रूड हो जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, कॉपर और अमोनिया जो उसमें से बाहर निकल गया और आपका सिर्फ और सिर्फ जो कॉटन था वो बचा रहा। देखो ये कॉटन आपको वापस मिल गया। और अभी मज़े की बात ये है कि अभी जो आपको ये जो कॉटन मिला है उसको वाटर में वॉश कर दिया है और ये जो कॉटन अभी आपको मिला है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो पहले वाला जो कॉटन था वो इतना सॉफ्ट नहीं था, अभी वाला कॉटन जो रहेगा वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द मेकिंग ऑफ सिल्क, बराबर। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप मॉडिफाइड सेलुलोज कह सकते हो। तो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आ गया। नेचुरल पॉलीमर था हमारे पास में कॉटन, उसको देखो आपने इस तरह से डाल दिया क्यूप्रा अमोनियम वाले मिक्सचर में, जिससे उसका एक डिज़ोल्व मिक्सचर बन गया। उस डिज़ोल्व मिक्सचर को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, जहाँ से आपने इसमें से कॉपर को अलग कर दिया, अमोनिया को अलग कर दिया। तो आपके पास में जो बच गया वो क्या है, कॉटन, बराबर, सिल्क बच जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई है। अभी अगला ये जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं देखेंगे उसके अंदर क्या है, हमने मेलामाइन जो रहता है ना, मैंने आपसे बताया था मेलामाइन, याद आया? हाँ, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उससे क्रॉकरीज बनती है। तो कैसे बनती है उसकी शॉर्ट प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो सामने मशीन, ये मशीन जो है इसको प्रेस मशीन बोलता है। ठीक है, इसमें आपने जो पाउडर देख रहे हो ना, दो जो जगह पे उसमें पाउडर डाला हुआ है वो है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, और उसके ऊपर एक बहुत ही जो पावरफुल उसके एक टन्स ऑफ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये फोर्स के ज़रिए उसमें जो आपने वो प्लेट डाली थी, देखो वो प्लेट वहाँ पर पूरी प्रेस हो रही है। बाजू में जो मशीन है वो पूरा वो प्रेशर वगैरह कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, वो भाई साहब को मत देखिए, जो प्रोसेस चल रही है वहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, तो उसमें कई तरह के कंट्रोल्स होते हैं, मतलब वो कंट्रोल में हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है, वो वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है कि वो कितने प्रेशर से उसको प्रेस करना रहता है, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। ये सारे कंट्रोल आप ऑटोमेटिक कंट्रोल्स यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कंपनी में यूज़ होने वाली प्रोसेस है और उसके डिटेलिंग्स पहले से वो लोग अकॉर्डिंगली जो इंजीनियर्स रहते हैं वो उसको सेट कर देते हैं। तो उसी सेट किए हुए टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस होती है। और आप देखो थोड़ी देर में आपके प्लेट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। हाँ भाई, हो गया, चल भाई आगे जल्दी। ओके, लग रहा है पूरा कॉपी करके डेटा किसी और कंपनी वाले को पहुंचा रहे हैं। एनीवेज, तो ये देखो, ये आकर आपका जो प्रेस है उसके अंदर, हाँ देखो मज़ेदार सी प्लेट्स रेडी हो गई ना। अभी उस प्लेट्स को वहाँ से निकाल देते हैं, बराबर है। सर ये तो टूटी फूटी है। अरे नहीं नहीं, टूटी फूटी नहीं है, वो एक्स्ट्रा वाला जो पाउडर है वो साइड में चिपका हुआ है, उसको बाद में वो कट कर देते हैं। सर वो फ्लावर वगैरह उस पर कैसे आते हैं, उसका भी प्रोसेस है, उसके लिए भी उसके ऊपर प्रेस करना रहता है। ये भाई साहब उसको क्लीन कर रहे हैं कॉम्प्रेस्ड एयर की मदद से। ठीक है, और ये हमारे देखो स्किल्ड वर्कर्स है सारे, तो फटाफट एक तो धाड़ 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 उसको प्रॉपर परफेक्ट शेप के अंदर ला दिया गया है ना, मज़ेदार। तो ये बराबर, ये इसकी प्रोसेस है। तो इस तरह से पूरा आपका जो मेलामाइन की जो क्रॉकरीज रहती है उसको तैयार किया जाता है ना। और उसके ऊपर बाद में जो भी पेंटिंग्स है, कलर्स वगैरह इसके अंदर सब भी उसके अंदर डाला जा सकता है। सो दिस इज़ मेलामाइन क्रॉकरी मेकिंग। सो होपफुली आपको ये समझ में भी आया और देख के मज़ा भी आया। तो इस चैप्टर के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर डे। पुनः एकदा भेटूया, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच।